आज हम कला एवं संस्कृति में आर्ट एवं चित्रकला के साथ साथ साहित्य चित्रकला के साथ साथ संगीत का टूटा हुआ पाठ पढ़ते हैं। इसके बाद कला एवं संस्कृति। कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? संस्कृत में संगीत का अगर उद्भव की बात करें हम तो कहाँ से मानेंगे? इंद्र के दरबार में गंधर्व कुमारी की चर्चा मिलती है। दूसरा, नारद मुनि का नाद ब्रह्म पृथ्वी पर लाना। और इसके बाद अगर हम पढ़ते चले जाएं तो पाषाण काल में भीमबेटका की गुफाएं लाखा द्वार में भित्ति चित्रों से, सिंधु सभ्यता में मिले वाद्य यंत्र में बांसुरी और रौड़ हत्था से, नर्तकी की हला की मूर्ति भी मिली। इससे प्रतीत होता है कि वहां पर नृत्य और संगीत दोनों था। वैदिक काल में जाते हैं तो हमको ग्रंथों से, साहित्य से जानकारी मिलती है। सामवेद, गंधर्ववेद, छंद, ऐतरेय ब्राह्मण, इन ग्रंथों के माध्यम से भी हमको जानकारी मिलती है। और नीचे जाएंगे मौरोत्तर काल में, मौरोत्तर काल के बाद भी तो हमको भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की जानकारी मिलती है, जिसमें 6 अध्याय केवल संगीत के दिए गए। इसमें 6 रागों की चर्चा की है। संगीत को लयबद्ध तरीके से गाने की चर्चा है और उसके स्पष्ट नियमों के बारे में चर्चा की गई है। यानी कि नाट्य शास्त्र में संगीत के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। इसी क्रम में यह परंपरा निरंतर चली आती है। मुगल काल में भी थोड़ा बहुत उसको बढ़ावा रहता है। दिल्ली सल्तनत में भी इससे पहले अमीर खुसरो के काल में थोड़ा बढ़ावा रहता है और 2 वाद्य यंत्रों का सृजन होता है। एक का नाम रहता है सितार और एक का नाम रहता है तबला। फारसी और हिंदी, हिंदुस्तानी संगीत आपस में मिलते हैं और इसके बाद लगातार निरंतरता बनी रहती है। मुगल काल में भी संगीत अपने स्तर रहता है। अकबर के समय में थोड़ा सा गति पकड़ता है, धीरे धीरे बना रहता है। औरंगजेब में रोक लगती है। कालांतर में यह आधुनिक काल में अंग्रेजों के समय आकर के भी और इसके बाद से आज तक भी कुछ नए आधुनिक संगीतों का सृजन हुआ। हम पढ़ते हैं विशेषताएं भारतीय संगीत की और इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो अन्य चीजें हैं उन पर क्या क्या रहता है। तो रहता है ध्वनि। संगीत पर विशेष महत्वपूर्ण क्या रहता है? जिसके रूप रहते हैं, भाग रहते हैं, तो रहता है ध्वनि। क्या रहता है? ध्वनि। ध्वनि के बाद अगर देखें तो इसमें एक महत्वपूर्ण है स्वर। क्या महत्वपूर्ण है? स्वर। स्वर के बाद में आता है नाद। इसके पार्ट हैं संगीत के, बिना इनके बेकार है। स्वर के बाद में ध्वनि के बाद नाद होना चाहिए। ध्वनि के बाद नाद, नाद के बाद स्वर, स्वर के बाद सुर और सुर के बाद राग, राग के बाद ताल और ताल के बाद रस, रस के बाद थाट और थाट के बाद समय। इन चीजों पर संगीत रहता है। इसकी जो विशेषताओं में से मुख्य रूप से कुछ और चीजें भी हैं। ध्वनि, नाद, स्वर, सुर, राग, ताल, रस, थाट और समय। संगीत में ध्वनि नहीं होगी, आवाज, तो कैसे पता चलेगा कि संगीत है? नाद होना चाहिए। स्वर अगर रहित है तो कोई मतलब नहीं। स्वर के साथ सुर का भी महत्व है।
अब गाएं तो हम अच्छा स्वर बनाए, लेकिन उसकी सुर नहीं निकली, तुकबंदी नहीं हो। इसके बाद राग जो रहते हैं उनका भी अपना एक महत्व है, ताल और फिर रस। इन सब में ताल के बाद जो आता फिर आ जाता है, ये सब एक पार्ट ये हो गया इधर से, तो रस के बाद में फिर आ जाता है ताल के बाद, ये एक महत्वपूर्ण इधर हो गया ध्वनि से लेकर के। फिर इतनी चीजों के आने के बाद रस में, उस संगीत में रस पैदा होना चाहिए। क्या पैदा होना चाहिए? रस पैदा होना चाहिए। रस में थाट और इसके बाद समय। इनमें थोड़ा थोड़ा अगर इनको देखें और हम तो ऐसे देखते हैं कि ध्वनि का तो ठीक है, इसमें रहता है कि ध्वनियों का निश्चित समूह। नाद क्या है? ध्वनियों का निश्चित समूह। नाद क्या है? ध्वनियों का निश्चित समूह। अब समस्या ये है इसकी कि अगर अलग, जैसे मान लीजिए कोई गीत कोई प्रस्तुत करना है, कोई गाना है, और अलग तरीके की दो अलग अलग प्रकार की ध्वनियां आएंगी तो डिस्टर्ब हो जाएगा, आप उस संगीत अच्छा नहीं माना जाएगा। तो लेकिन ध्वनियों का निश्चित समूह, ठीक है, जो नाद पैदा करे। अब ये दो तरह के नाद हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। इसमें नाद दो तरह के आते हैं, एक रहता है आहत नाद और दूसरा रहता है अनाहत नाद। अब आहत नाद क्या है? सुनाई देने वाला। आहत नाद है सुनाई देने वाला, और अनाहत नाद है ना सुनाई देने वाला। ठीक है। स्वरों में अब अगर आप बात आते हैं तो स्वर आप जानते हैं, सारे गामा यही है, ये स्वर है आपके सारे गामा। दूसरा सुर की बात करेंगे। सुर क्या है? तो इसमें 12 सुर होते हैं। कितने सुर होते हैं? 12 सुर होते हैं। कितने रहेंगे? 12 सुर रहेंगे, और 12 में 7 शुद्ध 4 कोमल। 12 सुर है, इसमें 7 शुद्ध स्वर है, 4 कोमल स्वर है, और एक अन्य तीव्र सुर है। एक अन्य तीव्र स्वर। आप संगीत की, जो संगीत से जिनको प्रिय है, उनको आप बिल्कुल डीपली में जानकारी ले रहे हैं। मिल रही कि नहीं मिल रही? अंदर से जिनको संगीत प्रिय है, जिनको लगता है, तो हारमोनियम जो लोग देखते हैं बजाते होंगे, तो कहते हैं ये मध्यम स्वर है, ये कोमल स्वर है, ये तीव्र स्वर है। उन्हीं में से कि 12 सुर होते हैं। 12 सुरों में 7 शुद्ध, 4 कोमल और एक अन्य तीव्र सुर रहता है। सुर के बाद राग है। इनके विभिन्न प्रकार का एक राग, विभिन्न प्रकार का समूह होता है जो राग कहलाता है। इसमें राग हम लिख सकते हैं विभिन्न प्रकार का समूह राग कहलाता है। अब इसमें अगर देखें तो 3 शुद्ध राग है, फिर है 6
छायालग्न राग और है संकीर्ण राग। संकीर्ण राग, ठीक। अब ताल क्या है? रागों का लयबद्ध रूप। ताल क्या है? रागों का लयबद्ध रूप। रस में आएगा, आपके 9 रस की कल्पना है। 9 रस की कल्पना। हालांकि हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो एक 10वां रस मान लिया जाता है, वात्सल नया जोड़ा गया है। हिंदी में बात करें तो किसकी? अगर हिंदी में रसों की बात करते तो 9 रस हैं, और 9 रस में एक रस और माना जाता है वात्सल्य। एक कल्पना है, लेकिन रस ऐसे 9 ही है। तो उसमें रसों की 9 रस की कल्पना करते हैं। इसमें रागों का वर्ग, थाट क्या है? इसमें रागों का वर्गीकरण है। रागों का वर्गीकरण है थाट। अब कैसे? इसमें से 10 थाट है। जैसे आपने कभी एक बिलावल थाट का नाम सुना हो, जो संगीत से प्रेमी है, बिलावल थाट थी। इस तरह से 10 थाट रहती हैं। इसमें थाट कितनी है? 10 थाट हैं। इसमें से बिलावल और भैरवी थाट का प्रमुखता रहती है, आपने सुना होगा। बाकी इस तरह 10 थाट है। अब समय में इनका क्या है? समय फिक्स है। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना कि तानसेन बजाते थे, जब गाते थे तो बरसात होने लगती थी, तो मेघ राग गाते थे वो। उनका एक समय रहता था। बादल होते थे तो बरसने लगते थे, बिन बादलों की बरसात नहीं होती थी। लेकिन मेघ राग, इनके सबके गाने का समय रहता था, सुबह शाम। तो समय, रागों का वर्गीकरण किया गया समय कैसे? रात्रि 12 से दिन 12 बजे तक एक समय ये फिक्स कीजिए, और दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, जैसे हम पूर्वाह्न और मध्याह्न कह देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से संगीत पे, गायन में, और इनमें शास्त्रीय संगीत में रागों का भी महत्व था और समय का भी था कि किस समय कौन सा राग गाना है। ऐसे नहीं रहता था कि किसी भी को किसी समय गाया जा सके, गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक। ध्वनि सुनाई देती है, निकलती थी, कोई भी ध्वनि रहती थी। नाद, ध्वनियों के एक निश्चित समूह, इसमें से आहत नाद सुनाई देने वाला, एक रात नाद ना सुनाई देने वाला। स्वरों में सारे गामा पादा निशा। सुर 12 सुर हैं, जिनमें 7 शुद्ध, 4 कोमल, 1 अन्य तीव्र स्वर होता है। राग है जब विभिन्न प्रकार का एक समूह राग कहलाता है। विभिन्न प्रकार के स्वरूप माने गए हैं। अब कैसे, किसका विभिन्न प्रकार का स्वरूप? विभिन्न स्वरूप प्रकार का राग कहलाता है, जिसमें 3 शुद्ध राग है, छाया राग, संगीत राग और इस तरह के राग है। तालों में रागों का ताल, रागों का लयबद्ध रूप है। ताल क्या है? रागों का लयबद्ध रूप, एक साथ में निकले।
रस, नौ रस की इसमें कल्पना की है। ये सब चीजों के बाद रस पैदा होना चाहिए, ठीक है। थाट है रागों को वर्गीकरण है, इसमें 10 थाट है, इसमें बिलावल भैरवी इसका है। दूसरा समय इनका आता है कि एक का रात्रि 12 से दिन 12 बजे तक और एक का दिन 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक। ये समयानुसार अपने अपने राग क्या रात्रि 12 बजे से दिन 12 बजे तक के बाद रात्रि 12 से दिन 12 बजे तक, दिन 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक। ये पूर्वान्ह मध्याह्न ऐसे लिखे सीधा जिसको कह देते हैं। इस प्रकार से इन रागों के समय का भी वर्गीकरण किया। दूसरा शास्त्रीय, मैंने आपको पहले बताया था, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य जो भी है, शास्त्रीय गायन, वो नियमों में बना है। कैसे बना है? स्वतंत्र नहीं है। लोक नृत्य, लोक संगीत स्वतंत्र है। लोक नृत्य क्या है? स्वतंत्र है। लोक संगीत स्वतंत्र है, लेकिन अन्य चीजें हैं। अब रूपों की चर्चा करें, रूप की संगीत में किसकी चर्चा करें हम? रूप की। एक आता है शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत। दूसरे रूप की उपशास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत। इसके बाद है लोक संगीत। क्या आएगा? लोक संगीत। और लोक संगीत के बाद है फ्यूजन या संलयन संगीत। और इसके बाद है आधुनिक संगीत। क्या है? आधुनिक संगीत। शास्त्रीय संगीत में क्या है? यह नाट्य शास्त्र के नियमों पर आधारित है। जिसमें से आपको दो चीजें बताई थी मैंने। कौन कौन संगीत है? हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत आ गया। उप शास्त्रीय संगीत ये भी नियमों से बना रहता है, लेकिन थोड़ा स्वतंत्र रहता है। इसमें क्या रहता है? नियमों में थोड़ा लचीलापन होता है। क्या रहता है? थोड़ा सा छूट रहती है। जैसे ठुमरी संगीत वगैरह आ जाते हैं। क्या आते हैं इसके अंदर? ठुमरी टप्पा, ठुमरी टप्पा इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब लोक संगीत क्या है? ये आम जनता से जुड़ा है। क्या है लोक संगीत? आम जनता से जुड़ा है। अब इसमें फ्यूजन संगीत जो आता है, अब फ्यूजन संगीत क्या है? ये संलयन संगीत कहते हैं। जान सकते हैं क्या फ्यूजन संगीत? ये तो शास्त्रीय संगीत हो गया, आपका नाट्य शास्त्र के नियम पर आधारित है। इसमें हिंदुस्तानी कर्नाटक संगीत आते हैं। उप शास्त्रीय संगीत है, नियमों का थोड़ा लचीलापन है, ठुमरी टप्पा वगैरह इसमें संगीत आते हैं। अब लोक संगीत है, यह आम जनता से जुड़ा है। अब फ्यूजन संलयन संगीत क्या है? संलयन है कि मिला जुला। किसका मिला जुला? तो शास्त्रीय और लोक
संगीत का मिला जुला रूप। किसका? शास्त्रीय एवं लोक संगीत का मिला जुला रूप। किसका? शास्त्रीय एवं लोक संगीत का मिला जुला रूप। इसमें आ जाएगा आपके नाम, अगर सुना होगा तो एक आता है सुगम संगीत और दूसरा नाम आ जाएगा हवेली संगीत। कितने नाम आए? 2 नाम। रूपों की बात करें अगर इसमें, तो शास्त्रीय संगीत नाट्य शास्त्र के नियमों पर आधारित है। इसमें हिंदुस्तानी, कर्नाटक। रूप उप शास्त्रीय संगीत में नियमों का थोड़ा लचीलापन है, ठुमरी और टप्पा। और लोक संगीत में आपका आम जनता से जुड़ा है और फ्यूजन संलयन संगीत है, जो ये शास्त्रीय और लोक संगीत का मिलकर के संगीत बना, जो मिला जुला रूप है, ये सुगम संगीत और हवेली संगीत बना। अब आ गया आपका आधुनिक संगीत। अब आधुनिक संगीत क्या है आपका? आधुनिक संगीत क्या है? क्या है? सानी सानी पानी पानी, यही है आधुनिक संगीत में। आ गया रॉक, पॉप और ब्लू आदि। रॉक, पॉप, ब्लू, ये आपके आधुनिक संगीत के रूप। बोले पॉप सिंगर, रॉक सिंगर, ब्लू सिंगर है कि नहीं? सुने होंगे ना, पॉप बड़ा अच्छा पॉप स्टार है, कोई रॉक स्टार है। और भी इसमें कुछ चीजें और हैं आपकी, जो नए पैदा हुए, हम आप लोगों की पीढ़ी ने नए संगीत पैदा किए हैं, जो शास्त्रीय लोग से हट के, जो आधी देर तो समझ में नहीं आती कि बोल क्या रहा है। ठीक इस प्रकार से आपके संगीत के रूप हैं। आगे बढ़े। हमने रूपों को पढ़ा। कितने रूप है संगीत के? कौन कौन से हैं? शास्त्रीय संगीत, उप शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, फ्यूजन संगीत और आधुनिक संगीत। अब शास्त्रीय संगीत क्या है इसमें? शास्त्रीय संगीत क्या है? शास्त्रीय संगीत क्या है? तो शास्त्रीय संगीत में है आपके कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के नियमों पर आधारित। क्या है ये? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के नियमों पर आधारित है। ये कठोरता से नियम का पालन करता है। क्या करता है? कठोरता से नियम पालन करता है। शास्त्रीय संगीत क्या करता है? कठोरता से नियम पालन करता है। ऐसा नहीं है कि ये जो है बदल देता है अपने समय से, कि आपके नियमों को कठोरता से पालन करता है। अब आगे आते हैं हम हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में। तो दोनों को अगर मान के चलें, हिंदुस्तानी संगीत और ऐसे मान लेते हैं
कर्नाटक संगीत। ठीक, हिंदुस्तानी संगीत में अगर देखें तो ये उत्तर भारत में रहता है। कहां रहता है? कहां रहता है ये? उत्तर भारत में। ये कहां रहता है? दक्षिण भारत। हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत और ये दक्षिण भारत में। इसमें जो संगीत है हिंदुस्तानी में, तो ये जब मुगल और फारसी संगीत मिल गया तो अलग हुआ। पहले तो भारत का एक संगीत था, जब फारसी संगीत मिला मुगल काल में और दिल्ली सल्तनत समय, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। तो इसमें सुधार की गुंजाइश है। इसमें क्या है? सुधार की गुंजाइश या सुधार की जरूरत है। इसमें क्या है? यह शुद्ध रूप है। क्या ये शुद्ध रूप है? इसमें कोई सुधार की जरूरत नहीं है, या इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। ये आपका दरबारी संगीत है, हो गया। उससे जुड़ा है क्योंकि मुगल काल में फारस रहा। ये मंदिर परंपरा में विकसित हुआ। ये मंदिर परंपरा में विकसित हुआ। ठीक, दूसरा, हिंदुस्तानी संगीत 6 राग पर आधारित है और ये 72 राग पर आधारित है। किस पे आधारित है? 72 राग पर आधारित है। किस पे आधारित है ये एक हिंदुस्तानी आपका 6 राग पर आधारित है और वो 72 राग पर आधारित है। दूसरा, ये संगीत घरानों में बटा हुआ है। ये जैसे लखनऊ घराना, कई घराने बताए थे, राजस्थान घराना, जयपुर घराना, ग्वालियर घराना, तो ये घरानों में बटा हुआ है और ये घरानों में बटा हुआ नहीं। ये घरानों में विभाजित नहीं। ठीक है, अब इसमें आगे हिंदुस्तानी में देखें तो इसके जो प्रमुख शैली है, तो इसमें है ध्रुपद, ख्याल, तराना, इसकी उपशैली है। और इसमें आए अगर तो इसमें है गौतम कृति, तलाना, जाति स्वरम। इसकी अगर हम आपके उसकी तुलना करें
वाद्य यंत्रों की, तो हिंदुस्तानी में आएगा तबला, सितार, सारंगी। और इसमें अगर आते हैं तो क्या आएगा? मृदंग, वीणा, मंडोलन। मृदंग, वीणा, मंडोलन। और यह हालांकि राग 6 राग है इसमें, और ये 72 राग पर आधारित है। इसमें एक चीज और अगर लगे तो ये केवल राग आधारित है और ये ताल आधारित है। क्या आधारित है? ये राग आधारित है और ये ताल आधारित है। हालांकि हिंदुस्तानी संगीत में 6 राग पर चर्चा है, प्रयोग करते हैं, और ये लोग कर्नाटक संगीत 72 रागों पर प्रयोग करता है, 72 रागों का। ठीक। हिंदुस्तानी संगीत में फारसी प्रभाव हो गया था, जबकि इस पर कहीं कोई प्रभाव नहीं है। हिंदुस्तानी संगीत में क्या हो गया था? फारसी प्रभाव भी है, इस पर नहीं। ठीक। एक बार पुनः आपके शास्त्रीय संगीत को देखते हैं। भरतध्वनि के नाट्य शास्त्र के नियमों पर आधारित है और कठोरता से नियमों का, इसमें 2 संगीत बट गए, हिंदुस्तानी और कर्नाटक। हिंदुस्तानी अगर बात करें तो उत्तर भारत में, कर्नाटक दक्षिण भारत में। इसमें सुधार की गुंजाइश है क्योंकि मुगल काल में फारसी सम्मिलित हो गया था, इसमें इसकी गुंजाइश नहीं, शुद्ध रूप है। ये दरबारी संगीत से जुड़ा है, ये मंदिर परंपरा जुड़ा दरबार से, बाधित नहीं। इसमें 6 राग आधारित है, 72 राग पर है। ये घरानों बटा हुआ, वो घरानों विभाजित नहीं है। ये ध्रुपद, ख्याल, तराना उपशैली इसकी, इसमें गौतम कृत, तल्लाना, जात स्वर, इस तरह से लिए। इसके जो वाद्य यंत्र है, तबला, सितार, सारंगी है, उसमें मृदंग, वीणा, मंडोलन है, और ये राग आधारित है, वह ताल आधारित है। ये फारसी प्रभाव से पड़ा, उसमें नहीं पड़ा। कर्नाटक शुद्ध, कर्नाटक शैली संगीत की शुद्ध शैली में मानी गई। तो आपको याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, कुछ चीजें याद रहेंगी शास्त्रीय संगीत की। शास्त्रीय संगीत क्या है? इतने नियमों से बंधा हुआ है, तब वह शास्त्रीय संगीत बनता है। इतने नियमों का आपको पालन करना है, तब आप शास्त्रीय संगीत में पारंगत हो सकते हैं। अब आगे बढ़े और देखते हैं उपशास्त्रीय संगीत। क्या देखते हैं? उप शास्त्रीय संगीत। अभी हम केवल शास्त्रीय संगीत देख रहे थे, उपशास्त्रीय यह ज्यादा कुछ नहीं, शास्त्र सम्मत है, नियमों से बद्ध है, नियमों से बद्ध है, और इसमें थोड़ा सा ये है कि नियमों में ढील दी जा सकती है। दूसरा है हिंदुस्तानी में, इसमें संगीतों में हिंदुस्तानी संगीत में ठुमरी, टप्पा, गजल
ठुमरी, टप्पा, गजल। ठीक, इसके हैं। अब अगर हम लोक संगीत की बात करें, लोक संगीत की बात करें तो लोक संगीत में है कि ये आम जनता का संगीत है। किसका संगीत है? आम जनता का संगीत है। ठीक है, इसमें क्या है? ये नियमों में बद्ध नहीं है, बद्ध नहीं है। दूसरा, ये आम जनता के खुशहाल पक्ष को दर्शाता है। अब दुख में थोड़ी रोना गाना होता, नाचना गाना होता है। जब खुशी का मौका होगा तभी होगा ना। तो दर्शाता है, केंद्रित करता है। यह मनोरंजन परक है। रंजन परक है, वो आनंद रस की प्राप्ति होती है। रस की प्राप्ति होती है। लेकिन इसमें एक चीज महत्वपूर्ण है, वो क्या? लय महत्वपूर्ण है। क्या है महत्वपूर्ण? लय। क्योंकि अगर लय नहीं होगी तो बिना लय के वो संगीत नहीं होगा। भले ही आप बिना संगीत की गाएं, बिना वादन के गाएं, लेकिन लय का होना जरूरी है। आहला हम लोग गाते हैं, लोक संगीत के अंतर्गत आता है। लय होना चाहिए, जरूरी है कि नहीं? इसमें लय का होना जरूरी है। दूसरा, ये किस चीज पर इसका प्रमुख मुख्य पल रहता है, इसका मुख्य पक्ष रहता है, वो है नृत्य को बढ़ावा देना। बढ़ावा देना, इसका मुख्य पक्ष क्या रहता है? नृत्य को बढ़ावा देना। ठीक हो गया। शास्त्रीय, उपशास्त्रीय रूप, लोक संगीत, दोनों हम लोग समझ चुके रूपों में, नहीं समझे? उपशास्त्रीय संगीत में शास्त्र सम्मत है, नियमों से बद्ध है, नियम में हमें ढील दी जा सकती है। हिंदुस्तानी संगीत में ठुमरी, टप्पा, गजल प्रयोग किया जाता है। लोक संगीत में आम जनता का संगीत है, नियमों में बद्ध नहीं है, आम जनता के खुशहाल पक्ष को प्रदर्शित करता है, मनोरंजन परक है, आनंद रस की प्राप्ति होती है। यह लय महत्वपूर्ण है, नृत्य को बढ़ावा देता है। ठीक इस प्रकार से ये जो है आपका दे रहा है। अब इसमें आगे बढ़े तो आपका कौन सा संगीत आएगा? फ्यूजन एवं संलयन संगीत। क्या आएगा? फ्यूजन एवं संलयन क्या होगा? इसमें आपका आता है फ्यूजन एवं
संलयन संगीत। और फ्यूजन संलयन संगीत में आपका क्या है, इसमें दोनों है, बताया था हमने, शास्त्रीय और लोक संगीत, ये दोनों का मिला जुला रूप है, ये दोनों से बना हुआ है। इसमें एक आ जाएगा आपका सुगम संगीत। क्या आता है, सुगम संगीत। इसमें सुगम संगीत में क्या है, भजन, शब्द, कव्वाली, कीर्तन, अमंग, भटियाली, इस प्रकार के इसमें आदि संगीत आते हैं। दूसरा आएगा इसमें भजन के बाद शब्द, कव्वाली, कीर्तन, अमंग, भटियाली। इसमें सुगम के बाद एक आग आता है, दूसरा आता है इसमें राष्ट्रीय संगीत। क्या आता है, राष्ट्रीय संगीत। अब राष्ट्रीय संगीत में ये बंगाल में विकसित हुआ था। कहां बंगाल में आया, इसने टैगोर जी ने इस परंपरा को पुनर्जीवित किया था। क्या किया था, पुनर्जीवित। ऐसा नहीं था कि नहीं थी, लेकिन इस संगीत को ने क्या किया, पुनर्जीवित। क्या किया, पुनर्जीवित किया था। इसलिए इसको जो है राष्ट्रीय संगीत, इसमें राष्ट्रीय एवं लोक संगीत के 2000 प्लस गीत की परंपरा। इसमें राष्ट्रीय एवं लोक संगीत के 2000 प्लस गीत परंपरा। टैगोर जी किस लिए नाम पड़ गया कि टैगोर जी इसको विकसित कराने में अपना योगदान दिया हुआ था। अगला इसमें आता है गण। क्या आता है, गण। गण में आपका समूह में गायन वादन करते हैं लोग। किस में गायन वादन करते हैं, समूह में गायन वादन करते हैं। जो गण रहते हैं वो समूह में गायन वादन करते हैं। और इसमें जो इनका गायन वादन रहता है, इसमें 2 तरह का रहता है। एक जो इनका गायन रहता है, ये देशभक्ति की परंपरा है। क्या है, देशभक्ति गीतों की परंपरा। दूसरा है जिनका गायन रहता है सामाजिक कुरीतियों पर। किस पर रहता है, सामाजिक कुरीतियों पर। बहुत सारे आप गीत सुनते हैं कि नशा पर बने हैं, दारू पर बने हैं, दहेज पर बने हैं, बने कि नहीं गीत गाए जाते हैं। कुछ टीम गाती है, कई बार आप मंचों में देखते हैं। वो इस परंपरा की, आपकी गण परंपरा के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें एक आता है नंबर 4,
हवेली संगीत क्या आता है? क्या आता है? हवेली संगीत। अब हवेली संगीत में क्या है? ये है जो है राजस्थान एवं गुजरात की परंपरा। ठीक है, पहले ये मंदिर और धार्मिक संगीत की परंपरा थी। पहले ये मंदिर धार्मिक संगीत की परंपरा थी, बाद में हवेली में गाया जाने लगा। बाद में हवेली में गाया जाने लगा। इस प्रकार से आपके ये संगीतों की श्रृंखला में आप अगर देखेंगे फ्यूजन एवं संलयन संगीत, शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत इसमें शास्त्रीय एवं लोक संगीत दोनों का समन्वय है। इसके अंतर्गत जो आता है वो सुगम संगीत रहता है। सुगम संगीत में भजन, कीर्तन, शबद, कव्वाली, अमंग, पटियाली, ये जो चीजें सुनते हैं ये हमारा सुगम संगीत के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय संगीत में इसमें आता है, ये बंगाल में विकसित हुआ। इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस परंपरा को पुनर्जीवित किया था और इसमें देशभक्त गीतों के अन्य गीतों की 2000 प्लस गीतों की परंपरा, 2000 प्लस गीतों की परंपरा चली। दूसरा आपका है गण, ये समूह में गायन करते थे और एक समूह रहता था जो देशभक्त गीतों का गायन करता है और एक समूह सामाजिक कुरीतियों पर चोट करते हुए गाता है। दूसरा हवेली संगीत में राजस्थान गुजरात की परंपरा, पहले मंदिरों में धार्मिक संगीत की परंपरा थी, बाद में हवेलियों में। इसलिए आपका संगीत में अब आपका एक अंतिम रह गया है संगीत का। कौन सा रह गया है? आधुनिक संगीत की बात हमको थोड़ा सा करनी है। आधुनिक संगीत के में आपको आधुनिक जमाने के लोग, नई पीढ़ी के लोग, तो आपको आधुनिक संगीत की जानकारी तो वैसे होगी पूरी नहीं है। आधुनिक संगीत तो आप लोग हमको पढ़ाना चाहिए। आप लोग ज्यादा जानकारी आधुनिक के बारे में, हम लोग हैं आधुनिक लेकिन पुराने ख्यालों के लोग। आधुनिक संगीत में क्या? आधुनिक संगीत, आधुनिक संगीत में ज्यादा कुछ नहीं, आपको पता है, इसको प्रस्तुत नहीं हम बता सकते। एक रॉक, दूसरा जैज, तीसरा संगीत है पॉप और चौथा एक नाम आता है ब्लू और पांचवें में है डांस है। ये आपके आधुनिक संगीत में आता है। पॉप की रॉक संगीत में उषा उन्मुक्त नाम के एक अच्छी सिंगर रही है और पॉप में तो मोहित चौहान, इसके लोग चर्चा में आते हैं। रॉक, जैज, पॉप, ब्लू, इन को बारे में विस्तृत आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरे संगीतों की जो परंपरा, शास्त्रीय शैली
और हम लोगों ने लोक संगीत के बारे में जो अध्ययन किया है, इनसे क्वेश्चन जो आपने देखा है, कोशिश हमारी ये रही है कि अंदर तक का जो जरूरी था, जितना उतना हम लोगों ने पढ़ा है। क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे ही बनते हैं। इस प्रकार से कला संस्कृति में आपका संगीत खत्म होता है। बात चित्रकला की करें तो चित्रकला को भी आप अगर उठा के देखेंगे तो पुनः पाषाण काल से पहुंचेंगे तो क्या जो भित्ति चित्रों में उपकृत थी तो चित्रकला नहीं थी? तो सबसे पहले हमें चित्रकला का ज्ञान होगा कि पाषाण काल से ही मनुष्य को चित्रकला का ज्ञान नहीं था। अगर चित्रकला नहीं होती तो हमें संगीत का पता नहीं चलता, हमें नृत्य का पता नहीं चलता, हमें ये नहीं पता चलता कि मानव उकेरना जानता था या इस जगह मानव रहता था। इसी से तो सात छपन को प्राप्त हुए। तो मनुष्य के अंदर कला स्वमेव जन्म लेती है, हमेशा से रहती है, और चित्रकला की जानकारी हमको वहीं से मिली। दूसरा, अगर आप बात करते हैं तो आगे आप पढ़ेंगे तो सिंधु सभ्यता में भी आपको चित्रकला की जानकारी मिली। मोहरों पर उकेरे गए चित्र, मूर्तियों पर बनाए हुए चित्र, क्या ये चित्रकला नहीं थी? स्थापत्य कला तो ठीक थी कि मूर्तियां उकेरी, लेकिन उससे पहले चित्रकला थी, तब तो स्थापत्य कला पैदा हुई। क्योंकि किसी भी चित्रकार के मन में कोई चित्र बनाने से पहले उसके मन में वह चित्र निर्मित होता है। जब भी आप किसी के चित्र बनाना चाहेंगे तो पहले वो चित्रकार अपने मन में उसका चित्र बना लेता है, और जब मन में हम चित्र बना लेते हैं, उकेर लेते हैं, तब वो कागज में या मूर्ति में, दीवार में उकेरते हैं। तो कोई भी मूर्तिकार, चित्रकार पहले कहां निर्माण करता है चित्र का? मन में, हृदय में निर्माण। आप भी अगर भले ही कमल का फूल बनाना हो, गुलाब का फूल बनाना, कोई भी चित्र बनाना हो, तो उसको पहले मन में कल्पना करेंगे, सोचेंगे, फिर उसको बनाएंगे, तब उसको कागज पर उतार पाएंगे। इस प्रकार से चित्रकला साहित्य से एक शुरुआत से ही देख करके आएंगे तो जुड़े हैं, और यह लगातार प्रत्येक समय में बनी रही। भले ही वो मौर्य काल हो, वैदिक काल हो, या आपका मौर्योत्तर काल हो, गुप्त काल हो, इधर आके सल्तनत हो, या मुगल काल हो। जैसे मुगल काल में एक दौर चित्रकला का अच्छा दौर माना जाता था। कौन था उस समय शासक? किसके शासन मुगल काल माना गया? जहांगीर के समय में चित्रकला का दौर माना गया। इस प्रकार से चित्रकला का इतिहास शुरुआत से रहा। विभिन्न रूपों में, विभिन्न आकृति में उसकी चर्चा करते हैं। उसके भी अलग अलग पार्ट है, एक लंबी क्लास उसके लिए भी जरूरत है। आप लोग निरंतरता जारी रखिए, पढ़ाई की निरंतरता बनाए रखें। प्रतिदिन आए, क्लास आए, पढ़ें, ये हमारे आपके लिए सबके जरूरी है। एक दिन का गैप हमारे जीवन पर नहीं होना चाहिए। अध्ययन पर, जिस तरह से भोजन पर हम गैप नहीं करते हैं, कोई उपवास के दिन भी अगर हम रहते हैं तो भी कुछ ना कुछ ले लेते हैं, क्या उसमें गैप होता है? भले खाना ना खाएं लेकिन फल तो ले लेते हैं। रोटी नहीं खाना लेकिन दूध पीना, फल खाना नहीं मना है। तो उपवास के दिन भी हम कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं। तो ऐसा कोई दिन हमारा नहीं जाए कि जिस दिन हम लोग शिक्षा अध्ययन, विद्या अध्ययन ना करें, अध्ययन ना करें। तो इसमें निरंतरता हम लोगों को लाने की जरूरत है, और अभ्यास हमारा हर चीज में बना रहना चाहिए, किसी भी चीज पर तोड़ना नहीं चाहिए। यही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जब तक हम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक किसी भी अपने लक्ष्य से बिना भटके हुए और उस रास्ते पर भले ही बहुत तेज नहीं लेकिन धीमी गति से गतिमान रहे, रुकना मना है, और आप चलते रहिए। यही कहा गया है कि चलते रहिए। चलने का मतलब यही है कि आप रुकिए मत। कछुआ खरगोश की कहानी आप लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ी। हर जगह कछुआ को दर्शाया गया कि खरगोश तेज भागता था
और रोका, उसने कहा मैं उसको पा लूंगा, और पीछे रह गया, सो गया, नींद आ गई, आलस आ गया। और कछुआ ने क्या किया? निरंतरता बनाए रखी। तो वो कछुआ और खरगोश में शायद कहीं रेस नहीं हुई होगी, वो हम आपको समझाने के लिए बुद्धिजीवियों ने कहानी रची और ये बताया, और शायद हुई भी होगी। तो ये दर्शाता है कि कछुआ निरंतरता बनाए रखी। उसने क्या किया? उसने रुका नहीं, जबकि खरगोश उसके एक छलांग का नहीं था। लेकिन हम इस ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं तो बाद में पढ़ लेंगे। और वो रुक गया, और रुकने का परिणाम हुआ कितना तेज धावक, जो कई बार भेड़िए को भी चकमा दे जाता, खरगोश बच जाता है उससे, और कछुआ से हार गया। तात्पर्य उसका यह है कि हमारी निरंतरता का होना बहुत जरूरी है। हमें प्रतिदिन जिस कार्य में लगे उसको हमको करना जरूरी है। यही हमारी प्रतिबद्धता अपनी पढ़ाई के लिए होनी चाहिए, और यही आदमी को, एक विद्यार्थी को सफल बनाती है। हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए ये चीज जरूरी है कि जिस उद्देश्य को लेकर के हम निकले हैं, उस उद्देश्य पर बिना किसी को देखे हुए, बिना किसी के बारे में चिंतन किए हुए, आप अपने रास्ते पर उस कछुए की बात चलते रहिए। बस रुकिए मत उसको। यदि आपने रोका, रुक गए, तो आलस का आना निश्चित जरूरी है, और आलस आया तो आप अपने लक्ष्य से भटक गए। इसलिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमको कछुए की भांति निरंतर चलते रहना है। यही उस कहानी का उद्देश्य था, बताने का बुजुर्गों ने जो बनाई होगी। ठीक, तो मिलते हैं फिर कभी क्लास में।